नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मनु। भविष्य के खतरे को भांपते हुए भारत अपनी रक्षा ताकत लगातार बढ़ा रहा है, नए हथियार बना रहा है और इसी कड़ी में डीआरडीओ ने दुर्गा 2 वेपन तैयार किया है, जिसके जल्द से ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है। दुर्गा 2 के ऑपरेशनल होने के बाद भारत किसी भी ड्रोन फाइटर जेट को पलक झपकते ही न केवल खोज सकता है बल्कि मार भी सकता है। दुर्गा 2 लेजर तकनीक पर आधारित सिस्टम है। दुर्गा 2 में दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट को खोजने और उसे पहचानने और उसे भेदने की क्षमता है। इसे जमीन, समुंदर और हवाई प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकता है। इसे चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर भी तैनात करने का प्लान है। लेकिन क्यों इसे दुश्मन का काल कहा जाता है और क्या इसकी खासियत है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले इसी से संबंधित एक रिपोर्ट है, गौर से देखिए। दुर्गा तबाही मचाएगी, दुश्मनों के खेमे में कहर बरपाएगी, पलक झपकते ही फाइटर जेट, मिसाइल, रॉकेट को नेस्तनाबूद कर देगी, हमले का कोई सबूत भी नहीं छोड़ेगी। वो काल बनकर टूटेगी, पल भर में दुश्मनों को बर्बाद करेगी। हमला ऐसे होगा कि दुश्मनों को संभलने का भी मौका नहीं देगी। सही सुना आपने, दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जो भारत का खतरनाक लेजर वेपन है, जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया है। दुर्गा को तबाही का दूसरा नाम भी कहा जाता है। यह कितनी घातक है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि तरंगों के जरिए ये टारगेट पर हमला करती है। पलक झपकते ही किसी बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को गिरा सकती है। दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो इसे बहुत प्रभावशाली और सटीक बना देती है। ये लेजर वेपन है जो रडार की भी पकड़ में नहीं आती। इसके जरिए अंतरिक्ष में तैर रहे उपग्रहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। भारत के इस लेजर वेपन में लड़ाकू विमान के पायलट को अंधा करने की भी क्षमता है, जो इसे बेहद विनाशकारी बना देती है। साल 2000 में दुर्गा को बनाने का काम शुरू हुआ था और पिछले 2 दशक से डीआरडीओ इस पर काम कर रहा है। दुर्गा 1 के बाद दुर्गा 2 पर काम चल रहा है। नई तकनीक में सॉलिड स्टेट, फाइबर और केमिकल लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुर्गा 2 की खूबियों की बात करें तो इसकी एनर्जी 1000 किलोवाट की है, स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। इसे जमीन, समंदर और हवाई प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकता है। भारत के लिए यह लेजर वेपन इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन, पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन भारत का यह लेजर वेपन दुश्मनों के हर हथियार को खत्म करेगा, चीन पाकिस्तान की नाक में दम करेगा, दुश्मन की हर साजिश को फेल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं विनोद दत्ता साहब के पास चलूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर दुर्गा 2 को वो कैसे देखते हैं। एक बार अनम्यूट कर लीजिए विनोद जी। देखिए, बहुत ही बड़ा बढ़िया वेपन सिस्टम है और जिस तरह से टैक्टिकल बैटल एरिया बिल्कुल रीडिफाइन हो चुका है, री इंजीनियर हो चुका है, तो उसमें इस चीज की बहुत जरूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि जो कन्वेंशनल वेपन्स थे वो इम्पैक्ट ओरिएंटेड थे, क्योंकि जब तक काइनेटिक एनर्जी से इम्पैक्ट होता था उसके बाद ही टारगेट पे उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इसके अंदर जो हाई बीम है उसको मतलब यूज किया गया है, और खासकर ये जो आपके ड्रोन्स हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी युद्ध अभी चल रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि जो लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स हैं, जो लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट है एनिमी का, उसमें काफी जोर दिया गया है, चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो एरियल प्लेटफॉर्म्स हो, और ड्रोन्स ने बिल्कुल उसको एकदम मेटामॉर्फिक चेंज लाया गया है, क्योंकि एक तो रडार इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, और अब बड़े प्रिसीशन वाले ड्रोन्स अवेलेबल हैं।
तो इसकी एक तो स्पीड आप देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, दूसरा रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, तीसरा आप ये देखिए जो आर्टी शेल्स हैं उनके लिए ये काफी कारगर वेपन सिस्टम है। और इसके अंदर जो सबसे मेन चीज है कि इम्पैक्ट वाला जो एंगल होता था, क्योंकि आप बाकी के बॉम्ब्स देखें या बाकी के जो वेपन सिस्टम थे उनमें इम्पैक्ट होता था, उसके बाद ही कोई टारगेट पे नुकसान पहुंचाया जा सकता था। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जैसे पायलट्स हैं उनको दे कैन बी ब्लाइंडेड ऑल्सो। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी खोज है और इससे जो हमारे ट्रूप्स हैं उनको एक बहुत बढ़िया आयरन पंच मिलेगा और हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनके लिए भी ये चिंता और मनन दोनों का कारण बनेगा। जी शरदेंदु जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है और भारत का जो आर्सनल है, जो हमारे तमाम तरीके के वेपन सिस्टम है उसमें ऐड ऑन है और एक हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर साबित होने जा रहा है। ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी पे बिलीव नहीं करता, ये डायरेक्टेड एनर्जी को इस्तेमाल करता है। लिहाजा जितने भी एरियल फ्लाइंग के ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, कोई मिसाइल सिस्टम हो जिसको हवा में आपको डिस्ट्रॉय करना है, डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना है, इसके लिए ये कारगर है। ये हाई एनर्जी बीम को जनरेट करता है और जिसके तहत ये डिस्ट्रक्शन होता है। और ये देखिए, अगर आप इसके ओवरऑल डिप्लॉयमेंट और असेसमेंट की जब बात करते हैं तो इसके अगर आप एनहांस रेंज अचीव कर लेते हैं, आज की डेट में इसकी रेंज थोड़ी लिमिटेड है, 25 किलोमीटर है, लेकिन जैसे आप इसकी रेंज एनहांस का पैरामीटर हासिल कर लेते हैं तो अल्टीमेटली आप तमाम तरीके के टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, चाहे वो एरियल टारगेट हो, चाहे ग्राउंड बेस्ड टारगेट हो। और इसको डिप्लॉय करने का देखिए मल्टीफेरियस एस्पेक्ट है, ग्राउंड बेस्ड है, सी बेस्ड है, एयर बेस्ड है, इवन आप सैटेलाइट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी सैटेलाइट ऑपरेशन के लिए। तो इसके जो एम्प्लॉयबिलिटी है बहुत ज्यादा है और इसको अगर आप बाकी वेपन सिस्टम के साथ मिक्स एंड मैच करके अगर एम्प्लॉय करते हैं, जुडिशियस एम्प्लॉय करते हैं, तो तमाम तरीके के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये करता क्या है, एक लेजर बीम, हाई एनर्जी बीम को जनरेट करता है जिससे तमाम तरीके के कंप्यूटर डिसेबल हो सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम डिसेबल हो सकते हैं, सारे आपके सेंसर खत्म हो सकते हैं। जब इस तरीके का chaos ये क्रिएट करेगा बैटलफील्ड में, चाहे वो टैक्टिकल एरिया हो, चाहे ऑपरेशनल एरिया हो, चाहे स्ट्रेटजी के टारगेट हो, अगर इस तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो आपको एक बढ़त मिलती है। और ऐसी दशा में जब पाकिस्तान और चाइना, अगर आप डुअल फ्रंट की बात करते हैं तो आपको दोनों फ्रंट पे इनके कमांड एंड कंट्रोल सेटअप, आपके ड्रोन, एरियल प्लेटफॉर्म और चाहे वो डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, इनके अगेंस्ट आपको डायरेक्ट करना और मिनटों में हासिल करते हैं। और इसमें देखिए सबसे बड़ा फायदा, ये बड़ा प्रिसीजन है, पॉइंटेड टारगेट है, इससे कोलैटरल डैमेज नहीं होता, तमाम तरीके के सिविलियन एसेट्स को आप बचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ मिलिट्री टारगेट के अगेंस्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ओवरऑल कॉस्ट की बात करेंगे, अगर इसका सप्लाई चेन देखेंगे तो एक कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम है, आपको बहुत बड़े सप्लाई चेन की जरूरत नहीं है, आप वेपन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, तमाम तरीके की लोकेशन आप इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। और साथ में अगर आप इसके डिफेंसिव मेजर में जाते हैं तो आपको एक एयर डिफेंस अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है, तमाम तरीके की मिसाइलें जो आपके ऊपर डायरेक्ट की जा रही हैं आप उसको बर्बाद कर सकते हैं और अपने टारगेट को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने एसेट को बचा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा स्टेप है और इसका देखिए वर्ल्ड वाइड मार्केट है। कुछ एक कंट्री है जिसके पास इस तरीके के वेपन है, जिसमें यूएस है, चाइना है, रशिया है, यूक्रेन, टर्की, इजराइल और इंडिया। इस तरीके के जब वेपन सिस्टम आगे पास आते हैं और अगर इंडिया इसको डेवलप कर लेता है तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। देखिए अभी तक इसका जो वर्ल्ड मार्केट था 4.1 बिलियन डॉलर का था और उम्मीद की जा रही कि इसका जो प्रोग्रेशन हो रहा है वो 15 से 20% पर ईयर इसमें मार्केट बढ़ रहा है और उम्मीद की जा रही कि बाय 2027 इसका मार्केट करीब 15 बिलियन डॉलर हो जाएगा। अगर हिंदुस्तान इस फील्ड में अचीवमेंट हासिल कर लेता है और इसको बाहर की कंट्रीज में भी सप्लाई करता है तो आपकी इकोनॉमी के साथ आपको बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, साथ में आपके डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पुख्ता करता है। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है, डीआरडीओ को इसमें और काम करने की जरूरत है जिससे कि वो एक सफल तरीके से मास प्रोडक्शन की तरफ जाए, जिससे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, इनको पूरी तरीके से इसमें इंडक्शन किया जा सके और साथ में आप इसको बाहर के कंट्रीज को भी सप्लाई कर सकते हैं। तो एक अल्टीमेट अचीवमेंट है। मैं मानता हूं कि आगे आने वाले दिनों में तमाम देश इस पे काम करेंगे क्योंकि एक देखिए बहुत बड़ा सेविंग है, सेविंग ऑफ मैन पावर है, सेविंग ऑफ लॉजिस्टिक है और जो इसका डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है जिस तरीके से आपके देखिए आज की डेट में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का जमाना है, हर चीज में आप कंप्यूटर, डिजिटल और हर एक चीज का डिजिटल मैपिंग, इसके क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और इसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर वो इसमें एक
फॉग ऑफ वॉर का कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मिस डायरेक्ट करता है, तो एक अल्टीमेट अचीवमेंट है। तो मैं मानता हूं कि भारतीय सेना इससे बेनिफिट होगी, हमारी जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो बढ़ेगा अगर हम इसके साथ आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट और इन्फेंट्री के ऑपरेशन को फाइनली मैश करते हैं, एक बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं, तो आप साइमल्टेनिटी ऑफ ऑपरेशन को हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को भी इंप्लीमेंट करेंगे, तमाम तरीके के डेप्थ और इंटरमीडिएट टारगेट और टेक्निकल टारगेट को साथ में कैप्चर करेंगे और बड़ा इंटेंस ऑपरेशन करेंगे। तो ओवरऑल मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा स्टेप है और हमारी सेना जो आज की डेट में टेक्निकल ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ रही है, टेक्निकली ज्यादा साउंड होती जा रही है, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा। आपने तमाम तरीके की टारगेटिंग, चाहे वो पाकिस्तान है या चाइना है, उसकी कर रखी है। अब आपको चाहिए ऐसा लेजर वेपन जो उसको इमीडिएटली, देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से बीम इससे जाता है और हाई एनर्जी बीम है, हाईली डायरेक्शनल है, तो आप बड़े पिन पॉइंट तरीके से इसको स्ट्राइक कर सकते हैं और पूरा का पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेटअप को उड़ा सकते हैं दुश्मन का, चाहे वो पाकिस्तान हो चाइना हो। तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन बहुत कुछ अचीव करने की जरूरत है। जो दुर्गा 2 आप बनाया है डीआरडीओ ने, एक काबिले तारीफ है, स्टेट ऑफ आर्ट वेपन है। इसका मोर एंड मोर ट्रायल, मोर एंड मोर मास प्रोडक्शन और इसका जल्दी से जल्दी तीनों सेनाओं में इंडक्शन होके इसको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया जाएगा, तो इससे हमारी जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो और बढ़ेगा। इस मनोज, ये बड़ी बात है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और इसकी जो मारक क्षमता है वो 25 किलोमीटर है। आप कल्पना कीजिए कि युद्ध के तरीके क्या होते जा रहे हैं, युद्ध के तरीके किस तरीके से बदल रहे हैं, यानी पलक झपकते ही किस तरीके से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन जब इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है तो उसकी बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं। विनोद दत्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं। विनोद दत्ता साहब, लेजर हथियारों के साथ प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा है वायुमंडलीय थर्मल ब्लूमिंग, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बड़ा सही सवाल पूछा है मनोज जी। सबसे बड़ी चीज देखिए, आज के जो बैटलफील्ड में है वो है एयर स्पेस मैनेजमेंट, क्योंकि इस तरह की कई चीजें आज उपलब्ध हैं वेरियस आर्मीज के पास कि हमारे जो अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं या हमारे जो सैटेलाइट्स हैं या जो हमारे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक या एरियल सर्विलेंस मेजर्स हैं या हमारे फ्रेंडली जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। क्योंकि अगर एयर स्पेस मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा ढंग से तो चांसेस हैं कि मतलब आईएफएफ जो है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो वाली जो दूसरा चीज है कि किस तरह से इसको दूसरी चीज जो कॉस्ट इफेक्टिव है उसको हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो रक्षा बजट है वो इतना ज्यादा नहीं है कि साहब हम किसी चीज को इतने मतलब आसानी से अपने ट्रुप्स को मुहैया करा सके। ठीक है, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि जो हर 3 महीने बाद जो ऑपरेशनल ब्रीफिंग होती है उसमें ये बताया जाता है कि भाई हमारी जो ऑल इंडिया अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। तो भारत को इसके लिए अपना जो फंड्स है उसको भी अपोर्शन करना पड़ेगा। तीसरी चीज आप ये देखिए, जो गाइडलाइंस हैं आपकी लोगों की कि भाई किस तरह से, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा जो अहम बात है कि इसमें जो टारगेट है या जो ट्रुप्स हैं या जो वो है उनको इनकैपेसिटेट किया जाएगा। क्योंकि पहले हमारा जो सोचना होता था कि साहब एक जवान को अगर या दुश्मन के जवान को अगर हम मार देते हैं तो हमने काफी कुछ अचीव कर लिया है। आज धारणा वो है कि उसको इनकैपेसिटेट किया जाए, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है कि पहली बात तो वो जवान जो आपका दुश्मन का है वो घायल हो चुका है, उसके साथ ही 2 या 3 जवान या और जो लोग हैं जो उसके लॉजिस्टिक्स में लगेंगे, जिसका ब्रिगेडियर साहब ने भी जिक्र किया अभी, तो वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। क्योंकि आजकल का जो वॉरफेयर है, इट इज ए थिंकिंग वॉरफेयर, इट इज ए टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर। क्योंकि वो जमाने चले गए जब हम ब्रूट फोर्स या इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। आजकल सब चीज टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और इस मामले में भारत को मतलब हमें अपने जो साइंसदान हैं उनको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बेहतरीन चीज होता है मैन मशीन मिक्स। क्योंकि हमारे जो लीडरशिप है, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं और जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो पूरे विश्व में उनका कोई सानी नहीं है। क्योंकि जो लीडरशिप इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं
जो जुनून जेसीओज और जवानों में है हमारे देश के, वो असली में रिजल्ट लाता है। देखिए, मशीनें तो कॉस्टली सबके पास हैं, लेकिन वो जज्बा, वो जुनून जो भारतीय सेना के पास है, वो इसमें और मल्टीप्लाई करता है और भारत को इसके बड़े मुफीद जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। शरदेंदु जी, एक सवाल मेरे जहन में है। हालांकि टेक्नोलॉजी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, कई सारे इनोवेशन हो चुके हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी यूएस इजरायली टैक्टिकल हाई एनर्जी लेज़र थैल का इस्तेमाल रॉकेट और तोपखाने के गोले को मार गिराने के लिए किया गया था, लेकिन 2005 में इसे इसके भारीपन, उच्च लागत और युद्ध के मैदान पर खराब प्रत्याशित परिणामों के फलस्वरूप रद्द कर दिया गया। क्या ऐसी कोई चुनौती दुर्गा 2 के इर्द गिर्द दिखाई देती है? देखिए, मैं 2-3 चैलेंजेस मानता हूं दुर्गा 2 में। देखिए, सबसे पहले हमें एक लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम चाहिए। अभी जो 25 किलोमीटर का जो रेंज है वो हमारे समझ से कम रेंज है। ये एक, देखिए, अभी हम डेवलपमेंट की स्टेज में है। मेरा मानना है कि ये रेंज जरूर एनहांस की हो जाएगी आगे आने वाले दिनों में। और दूसरा, कॉस्टिंग। अभी राइट नाउ जब हम उसकी कॉस्टिंग करते हैं, जो उसको हाई एनर्जी जनरेट करने के लिए आपको बहुत बड़ा जनरेटर सेट चाहिए, बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स चाहिए जो इस तरीके की बीम को जनरेट करे और उस इंटेंसिटी से टारगेट की तरफ इसको पिन पॉइंट तरीके से लॉन्च करे। तो ये भी एक अपने आप में चैलेंज है। राइट नाउ इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉस्ट है इसकी। और तीसरी चीज मैं बताऊंगा कि जो आपके लेजर की जितने भी हाई एनर्जी बीम होती हैं, उसको डिफ्लेक्ट करना या उसको रिफ्लेक्ट करना आसान होता है। आज की डेट में दुनिया के मार्केट में तमाम ऐसे मटेरियल हैं जो इस हाई एनर्जी बीम को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो यानी कि अगर टारगेट में वो चीज आपने इंस्टॉल कर रखी कि आपकी तरफ अगर हाई एनर्जी चीज आ रही है, आप उसको डिफ्लेक्ट कर दें, ऐसा मटेरियल इंस्टॉल कर दीजिए कि जैसे ही ऐसे बीम आपकी तरफ आए वो डिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में चले जाए, तो वो टारगेटिंग आपकी सही नहीं हो पाएगी। इन सारी दिशाओं में हमें काम करना है। तमाम तरीके के जो एयरक्राफ्ट है, एवियोनिक्स है, उनके जो नोज पे ये फिटेड होता है इस तरीके का मटेरियल, जैसे कि कोई लेजर बीम उनके ऊपर अगर डायरेक्ट कर रही है तो उसको डिफ्लेक्ट किया जाए और इससे एयरक्राफ्ट की और जो फाइटर एयरक्राफ्ट उसकी सुरक्षा हो जाती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का हमें काउंटर मेजर निकालना पड़ेगा। ऐसे बीम बनाने पड़ेंगे, ऐसे बीम का जनरेशन करना पड़ेगा, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, क्योंकि इस दिशा में भी काम हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जरूर ये देखिए प्रारंभिक स्टेज है, आगे आने वाले दिनों में इसमें भी काम होगा, इसका भी काउंटर मेजर निकाला जाएगा। और इसको जब आप मास लेवल पे लेके जाते हैं तो नेचुरली अब आपका देखिए जो हमारे बॉर्डर एरिया वो भी बहुत डेवलप्ड है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर आ रखा, वहां तमाम तरीके की जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो मीट आउट हो जाती है। तो हमको एक तरीके से रीअसेस करना पड़ेगा अपने डिप्लॉयमेंट को, कहां पे हम इस तरीके के लेजर बीम के वेपन को डिप्लॉय कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और उसके कई सारी पोजीशन, मेन पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन, सेकेंडरी पोजीशन, कई तरीके के पोजीशन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे जैसे बैटल प्रोग्रेस होगा आपको उसको लीप फॉरवर्ड करके आगे ले जाना पड़ेगा, जिससे आप इसका ऑप्टिमल इस्तेमाल कर सकें। तो बहुत सारी चीजें इसमें होना बाकी, लेकिन अच्छा शुरुआत है। और जिस तरीके से आपने बताया कि इजराइल और यूएस में क्यों, क्योंकि उन्होंने इसको आर्टिलरी एमिशन के अगेंस्ट यूज किया। देखिए, आर्टिलरी जब फायर करती है तो तमाम गोले फायर करती है, हजारों हजारों गोले कुछ घंटों में फायर कर दिए जाते हैं और तब उसका इंपैक्ट टारगेट पे आता है, जिससे कि 60 से 70% डिस्ट्रक्शन होता है। अगर आप इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे प्रोजेक्टाइल को हवा में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक जरूरत पड़ेगी। आपकी जो लेजर बीम की जो इंटेंसिटी है वो कुछ राउंड को तो टारगेट करेगी, लेकिन उसका कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ दैट हाई स्पीड हाई एनर्जी बीम वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जब भी आप उसको गैप करेंगे, उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके तमाम तरीके के जो राउंड है, आर्टिलरी के राउंड है, वो फायर किए जाते हैं। इसलिए उसमें उतना इफेक्टिवनेस नहीं आया, इसलिए उसके बीच में गैप आया, इसलिए इस सिस्टम को बंद किया गया। अगर आप इसको लगातार कंटिन्यूअसली चालू रखेंगे, लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको गैप देने की जरूरत। देयरफॉर आपकी जो टारगेटिंग है, आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, हाई वैल्यू टारगेट पे इसका इस्तेमाल करें, जिसमें एरियल प्लेटफॉर्म है, ड्रोन्स है, छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल। अगर आप इसको इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे तो आप इसका ऑप्टिमम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आर्टिलरी एमिशन को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप उनके प्रोजेक्टाइल को हवा में पकड़िए, उसको एक्स्ट्रापोलेट करिए, गन की लोकेशन निकालिए और उसके ऊपर काउंटर बम्बार्डमेंट करिए। जो आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काउंटर बम्बार्डमेंट सीबीसीएम मेजर होते हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए। तमाम तरीके के वेपन लोकेटिंग रडार हैं जो आपके पैसिव और एक्टिव दोनों सिस्टम में अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल करके दुश्मन के तोपखाने को बर्बाद कर सकते हैं। और इस तरीके के हाई एनर्जी वेपन को आप एरियल प्लेटफॉर्म
ड्रोन, तमाम तरीके की लॉन्ग रेंज मिसाइल, आईसीबीएम इसके लिए रखें, जिससे कि अगर इस तरीके के टारगेट आ रहे हैं तो उसको आप डिस्ट्रॉय करिए। देखिए, लड़ाई लड़ने का तरीका होता है आपको अपने सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमल इस्तेमाल करना है। अगर हम वेपन लोकेटिंग रडार द्वारा आर्टिलरी के गन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें एरियल प्लेटफॉर्म जो हाई स्पीड एयरक्राफ्ट है, F-35, Su-57, अगर उसको डिस्ट्रॉय करना है तब हम हाई एनर्जी वेपन के लिए जाएंगे। तो वेपनों का इस तरीके से मैशिंग अप, एम्प्लॉयमेंट और एक उसका टारगेटिंग करना एक अपने आप में विधा है। जो इसमें महारत हासिल कर लेता है वो युद्ध जीत जाता है या टारगेट को न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो इसमें हमारी सेना की महारत हासिल है। हमें पता है अपने रिसोर्सेज को किस सेक्टर में, किस तादाद में, किस समय पे और किस फेज ऑफ वॉर में इस्तेमाल करना है। ये सारी अपनी विधाएं होती हैं। वेपन सिस्टम में खराबी नहीं होती है। आपकी एक गोली भी एक दुश्मन को मारती है, लेकिन अगर वो सही गोली निशाने पे नहीं लगी तो वो दुश्मन नहीं मरेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग आती है, यहाँ पे आपकी सोल्जरिंग आती है, यहाँ आपका टैक्टिकल एक्यूमेंटशिप आता है और यहाँ एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेज आते हैं। तो तमाम वेपन सिस्टम है। लिहाजा जो इजराइल ने और अमेरिका वहां विफल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वेपन सिस्टम खराब है, इसका इस्तेमाल गलत है। आपने उसको मिसयूज किया है अगेंस्ट आर्टिलरी एम्युनिशन, आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल के अगेंस्ट। इसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए था ड्रोन के अगेंस्ट, हाई एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट या शिप के अगेंस्ट। अगर इस तरीके के वेपन सिस्टम को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्प्रोपोर्शनेट रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए इसको फोर्स मल्टीप्लायर माना जाता है। और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान के जो भी मिलिट्री प्लानर हैं, वो इस चीज को बखूबी से समझते हैं। हम दिन भर यही एक्सरसाइज करते हैं, किस समय किस जगह पे क्या टारगेटिंग करनी है और कैसे इसमें रद्द-बदल करना, चेंजेस करना, क्या हमारी कंटीजेंसी प्लान होगी। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट है किस तरीके से वॉर प्लानिंग करना है, किस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से रिसोर्सेज को कंजर्व करके सही टाइम पे सही जगह पे इस्तेमाल करना है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। मनोज जी, विनोद दत्ता साहब, सवाल वही है कि आखिर ये कितना महंगा पड़ सकता है और इसकी जो अभी तक लागत है, क्योंकि अगर लेज़र बीम है और लेज़र वेपन है तो स्वाभाविक तौर पर वो चाहे कोई विमान हो, लड़ाकू विमान हो या इस तरह की कोई चीज़ें उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर इसकी लागत क्षमता और इसके फायदे का तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो कैसे देखें? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है जी जी किसी वेपन सिस्टम का, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा आप जो बजट अलॉटमेंट देखें और हमारा जो आप जो सरकारों का रवैया है, मैं बड़े एहतराम के साथ इस बात को और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो सरकारें हैं, मतलब वो ये तो चाहती हैं कि साहब हम युद्ध जीतते जाएं, लेकिन जो अपग्रेडेशन है, जो हमारा जो इक्विपमेंट का जो सोफिस्टिकेशन है, उस पर उतना ध्यान तवज्जो नहीं दिया जाता। आप देखिए तेजस को ले लीजिए या और किसी इस तरह के जो वेपन सिस्टम्स हैं, उसमें सालों लग जाते हैं। तो भारत सरकार को ये देखना पड़ेगा कि देखिए, वॉर इज ए वेरी कॉस्टली हॉबी। आजकल वो जमाने लग गए कि साहब लड़ाइयाँ मतलब कुछ करोड़ रुपए में या उनमें होती थी। अब तो ये अरबों का सौदा है। आप देखिए व्हाट इज हैपनिंग इन रूसो यूक्रेन वॉर, व्हाट इज हैपनिंग इन इजराइल। इजराइल कम से कम 20 साल पीछे चला जाएगा इस युद्ध के बाद। रशिया की इकोनॉमी ड्विंडल कर रही है। तो भारत को ये देखना पड़ेगा कि भाई कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, कितना ये, बिकॉज देखिए जो वेपन का जो एक्सप्लॉयटेशन पीरियड होता है, उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि वो वेपन को कितने पीरियड तक हम एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, क्या उसके डिविडेंड्स हमें मिलेंगे, क्या हमें कॉम्बैट एज मिलेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर क्या है कि वी आर रिएक्टिव, वी आर नेवर प्रोएक्टिव। क्योंकि आप ये देखिए हमारे यहाँ जो भी इस तरह की रक्षा प्रणाली बनाई गई है, वो हमेशा रिएक्टिव रही है। क्योंकि हम थोड़ा सा आगे जो हमारी स्ट्रेटेजिक विजन है, उसको उसका जो स्पेक्ट्रम है वो हमने बड़ा हल्का रखा हुआ है, बड़ा छोटा रखा हुआ है। तो हमें चाहिए कि साहब, अब जैसे भारत उन 4 ताकतों में है जिनके पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं, लेकिन हमारी क्षमता अभी भी, क्योंकि आप हमारी तो बात छोड़ दीजिए, अमेरिका जैसा कंट्री आज चाइना का मुकाबला करने में 2 बार सोचेगा। तो भारत को उस स्पेक्ट्रम में, उस बैकड्रॉप में अपना जो ये डिफेंस इक्विपमेंट है, उसको कितनी रेंज, कितनी डेप्थ में इंट्रोड्यूस होगा, तो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में भी जो हमारा इक्विपमेंट प्रोफाइल है, वो इतना एडिक्वेट नहीं है। जो आप एमिनेशन वगैरह की बात करें तो उतना एडिक्वेट नहीं है जिस मात्रा में भारत को चाहिए। क्योंकि जिस तरह से 2.5 फ्रंट की हम वॉर की बात कर रहे हैं,
जिस तरह से समीकरण बांग्लादेश में निकल के आ रहे हैं, क्योंकि सिवाय भूटान के भारत के साथ मुझे नहीं लगता कोई पड़ोसी देश है, क्योंकि और उस बिल्कुल चीज को सही। ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस वेपन सिस्टम की है, कितना कारगर हो सकता है और कितनी मात्रा में इसको ट्रुप्स को दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दत्ता साहब का, शुक्रिया करेंगे सरदुंदु जी का भी, जो विस्तार से इस दुर्गा 2 के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत के लिए ये ताकत कितनी महत्वपूर्ण है और उसका क्या असर होगा और क्या नहीं। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात होगी कुछ और ज़रूरी खबरों की। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। असो